नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, उनकी लंबाई, उनकी सहायक नदियों को लेके, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। दोस्तों, अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप से आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी नदियों को लेकर कोई भी प्रश्न न छूटे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही है, भारत की प्रमुख नदियों को लेकर। तो दोस्तों, बिना आपका बहुमूल्य समय लेते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पर सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, हम बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है दोस्तों, और यह 470 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पंजाब के सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 450 दोस्तों, इसकी कुल लंबाई याद रखिएगा 470 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है, और यह पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किशतवाड़ के निकट पीर पंजाल के गहरा गार्ज बनाती है दोस्तों। और भारत में चेनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, और यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी मिल जाती है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है, और कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, पाकिस्तान के सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, और पीर पंजाल के निकट गहरा गार्ज का निर्माण भी करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई दोस्तों 720 किलोमीटर है। उद्गम स्थल दोस्तों याद रखना है आपको, और लंबाई आपको याद रखनी है। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और लंबाई 720 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील के निकट हर राजस्थान से हुआ है, और यह नदी अपने उद्गम से 1500 किलोमीटर दूरी तक तय करके पाकिस्तान के चेनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, और प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बना है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आप जानते ही होंगे। उद्गम स्थल दोस्तों आपको याद रखना है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट हर राजस्थान से हुआ है, लंबाई 1050 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की पवित्र नदी, देव नदी, सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री के ग्लेशियर से हुआ दोस्तों। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी के देवप्रयाग में मिलने से यह गंगा नदी कहलाई है। दोस्तों, गंगोत्री से दो नदियाँ निकलती हैं, अलकनंदा व भागीरथी। देवप्रयाग में उनका संगम होता है, इससे गंगा नदी का निर्माण होता है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती हैं, जिससे संगम प्रयाग कहा जाता है, और गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश के समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
तो पद्मा और जमुना के मिलन से एक नदी का निर्माण होता है दोस्तों, उसे हम लोग मेघना कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, सोना, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि। दोस्तों अब हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। दोस्तों ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, किस नदी के किनारे किस नगर का निर्माण है, कौन सा नगर बसा हुआ है। तो यमुना के निकट दोस्तों दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह सफ़र तय करते हुए इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों टोंस, चंबल, बेतवा, केन, काली सिंह आदि शामिल हैं। यमुना भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है और यह नदी भीड़ों एवं गड्ढों का निर्माण करती है। दोस्तों आपको याद रखना है, उद्गम स्थल चंबल नदी का मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। कुल लंबाई दोस्तों आपको याद रखना है 950 किलोमीटर। भीड़ों ब्रैकेट में दोस्तों गड्ढों से कहते हैं, यह इसका भी निर्माण करती है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जाना पाओ पहाड़ी आपको याद रखना दोस्तों, उद्गम स्थल इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी। दोस्तों अब हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। दोस्तों इसका उद्गम स्थल मपचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है, जो तिब्बत के पठार से स्थित है और नेपाल के मध्य में बहती है। हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1200 मीटर है। 1200 मीटर दोस्तों इसकी उद्गम स्थल मपचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी दोस्तों इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। पीलीभीत जिले दोस्तों याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है, जिसे पीलीभीत भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आपको यह भी प्रश्न याद रखना होगा कि गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ नगर बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है दोस्तों, गोमती नदी का, यह उसी में मिल जाती है। उद्गम स्थल आपको याद रखना है पीलीभीत जिले से हुआ है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं
गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी दोस्तों, इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से भी यह प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। आपको यह याद रखना है उसका उद्गम क्षेत्र और किलोमीटर। उद्गम क्षेत्र है नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती श्रृंखलाओं से हुआ है और नेपाल में से शालिग्रामी नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा में बहते हुए पटना के गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात इसका संगम पटना के गंगा नदी में हो जाता है। गंडक नदी की कुल लंबाई दोस्तों 425 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी दोस्तों, बिहार की शोक नदी भी इसे कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम दोस्तों प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा अरुण धारा है। इसी कारण दोस्तों कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहती हुई यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है और यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है दोस्तों। इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल है दोस्तों 7 धाराओं से हुआ। कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। अरुण नदी के नाम से भी विख्यात है। बिहार के शोक नदी से इसे जाना जाता है, कोसी नदी को। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दामोदर नदी। दोस्तों, जिस प्रकार से कोसी नदी बिहार की शोक नदी है, उसी प्रकार से दामोदर नदी बंगाल की शोक नदी है। दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। उद्गम स्थल दोस्तों छोटा नागपुर का पठार स्थित पलामू पहाड़ी और झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को ही कहा जाता है और इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेतवा नदी पर। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित एक रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत के निकट से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 475 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है और इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। उद्गम स्थल दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश, रायसेन जिले स्थित कुमार गांव विंध्याचल पर्वत के निकट।
कुल लंबाई 475 किलोमीटर। 2 बांध निर्मित हैं इस नदी पर। एक है माता टीला और दूसरा है राजघाट। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, बेतवा के बारे में मैंने आपको बताया और अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। दोस्तों, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है और यह मध्य प्रदेश में रीवा एवं सीधी जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई दोस्तों 775 किलोमीटर है और इस नदी पर वानसागर परियोजना पर रिहंद परियोजना संचालित है। याद रखना दोस्तों, कुल लंबाई 775 किलोमीटर और उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह भी नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते करते पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इस पर भी 2 परियोजना संचालित हैं। पहला है बाणसागर परियोजना और दूसरा है दोस्तों रिहंद परियोजना, जो कि सोन नदी पर संचालित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को मैंने आपको पिछले बता चुका है पीछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील से हुआ है और इस नदी का उद्गम समुद्र तल से 5150 ऊंचाई पर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पीछे बता चुका है कि गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, दोनों को संगम से मेघना नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। यह भारत में दोस्तों माने तो यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी से भी लंबी है, पर इसका कुछ अंश ही भारत में है, बाकी के ज़्यादातर अंश चले गए हैं बांग्लादेश में। मात्र 916 किलोमीटर ही भारत में इसकी लंबाई है, बाकी की कुल लंबाई चली जाती है बांग्लादेश में। और गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, तो उसका 10 किलोमीटर भारत में ही है, बाकी के 15 किलोमीटर बाहर गए हुए, मतलब दोस्तों बांग्लादेश में गए हुए हैं। और इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भी स्थित है। दोस्तों, हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। यह नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, और यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर दूरी तय करते हुए गुजरात के भद्दौज के निकट खोवात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण करती है। और यह पिछवाड़ी का निर्माण भी करती है। और इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। उद्गम स्थल दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर दूरी तय करते हुए गुजरात की भद्दौज के निकट खेवात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर भी 3 परियोजना स्थित हैं। पहला है इंदिरा सागर, दूसरा है ओंकारेश्वर, तीसरा है सरदार सरोवर परियोजना। तीनों परियोजना इस पर निर्मित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं
ताप्ती नदी पर। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा के समांतर बहती हुई गुजरात के सूरत के निकट खंबात की कड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। दोस्तों, आपका इसका उद्गम क्षेत्र लंबाई पर विशेष ध्यान देना है। उद्गम क्षेत्र है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा के समांतर बहती हुई गुजरात की सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह सके। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दक्षिणी गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं मृत गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखना दोस्तों, इसे मृत गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसका उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महानदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंघवा की पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध भी स्थित है। दोस्तों, आपको हीराकुंड बांध के बारे में मालूम होगा और अगर आपको नहीं मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स दोस्तों आप ही लोग के लिए है, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। महानदी उद्गम क्षेत्र दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिंघवा की पहाड़ी से होता है। कुल लंबाई दोस्तों 857 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है इसी नदी पर। महानदी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया और अब हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा, कावेरी को दक्षिणी गंगा, दोनों में बहुत फर्क होता है। दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है और कावेरी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका उद्गम क्षेत्र कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और यह दूरी तय करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी की कुल उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एवं झरने से निकलती है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की दोस्तों कुल लंबाई
1400 किलोमीटर है और कृष्णा नदी पर भी 2 परियोजनाएं स्थित हैं। पहला परियोजना का नाम है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना तथा दूसरा परियोजना है दोस्तों सैलम परियोजना। दोनों ही कृष्णा नदी पर स्थित हैं। इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं दोस्तों, किस नदी पर कौन सी परियोजना स्थित हैं। दोस्तों आपको इस पर भी बारीकी से ध्यान देना है। उद्गम क्षेत्र, हाँ, महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। 2 परियोजनाएं स्थित हैं, नागार्जुन सागर परियोजना, सैलम परियोजना। ये दोनों ही इस पर निर्मित हैं। दोस्तों हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। माही को तो आप जानते ही होंगे। अब हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको दोस्तों याद रखना है माही नदी। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। यह गुजरात की खंबात खाड़ी में गिरती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्षिप्रा नदी है जो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में स्थित है और काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है और इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। आप याद रखें दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का उज्जैन यहीं पर बसा हुआ है। दोस्तों उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग भी है, महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ स्थित है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद यहाँ कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। उद्गम क्षेत्र दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश इंदौर जिले में स्थित काकरी वर्डी पहाड़ी से निकलती है। इसके किनारे नगर स्थित उज्जैन है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला आयोजन होता है। महाकालेश्वर मंदिर भी यहीं स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। दोस्तों गुजरात की यह प्रसिद्ध नदी है साबरमती नदी। यहाँ पर साबरमती आश्रम भी बना हुआ है, जहाँ पर गांधी जी ने बहुत दिनों तक निवास किया था। अगर भारत में कई प्रकार के पर्यटक आते हैं विदेश से, तो यहाँ जरूर जाते हैं, गांधी जी को आश्रम को देखते हैं। दोस्तों यह आश्रम आज भी है निर्मित। दोस्तों हम बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं। अहमदाबाद में गांधीनगर बसे हुए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में। इसकी राजधानी क्या है, तो गांधीनगर। दोस्तों ऐसे गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब हम बात करते हैं दोस्तों झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट और इसे बेरनाग नाम के स्थान से हुआ है। याद रखिए दोस्तों, उद्गम क्षेत्र कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट वेरनाग नामक स्थान से हुआ है। बूलर झील मीठे पानी की बड़ी झील मानी जाती है। दोस्तों बूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर
और भारत में इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। याद रखिए दोस्तों, उद्गम स्थल कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बैरनाग नाम के स्थान से हुआ है और बूलर झील में मिलती है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए, आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पानी है तो आप सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।